एक्सरसाइज 1.2 इसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कॉनिक इक्वेशन दी हुई है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, नेचर फाइंड आउट करेंगे। नेचर मैंने आपको बताया था, इसको कंपेयर करेंगे विद जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, यानी कि इससे। तो ये सारी वैल्यूज़ करके डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, ये मैंने बताया था। सारी वैल्यू पुट करना, आप डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, ठीक है। उसके बाद चाहे डेल्टा जीरो आए या नॉन जीरो, फिर क्या फाइंड आउट करना होता है, ए बी माइनस एच स्क्वायर। ए बी माइनस एच स्क्वायर निकालो, ये आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, जो ये 1 है ये क्या होगा, इलिप्स, ठीक है। उसके बाद सेंटर निकालना होता है। सेंटर के लिए क्या करेंगे, जो ये कॉनिक था इसको एफ कंसीडर करके इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे, उनको जीरो के इक्वल रखेंगे। मैंने ये निकाला, जीरो के इक्वल रखा, यहाँ से कॉमन आ रहा था 2, कॉमन निकाल के इधर जीरो कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, ये दो इक्वेशन आई है, इनको सोल्व कर लेंगे एलिमिनेशन से या सब्सटीट्यूशन, किसी भी मेथड से सोल्व करके वैल्यू आई है एक्स की -1 वाई की 2। तो x की वैल्यू को हम x1 ले लेते हैं, y की वैल्यू को y1, तो ये क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द कॉनिक। फिर इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन, क्या करते हैं, पहली 3 टर्म्स को ऐसे ही रखते हैं, बस उसमें क्या चेंजेस करते हैं, स्मॉल एक्स वाई को कैपिटल एक्स वाई लिख लेते हैं। और फिर c1 इज इक्वल टू 0। c1 की वैल्यू क्या होती है, ये gx1 प्लस fy1, ये पुट करना, अब c1 की वैल्यू मिल जाएगी। उसको यहाँ पर वापस पुट करके आपको ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर 8 को राइट हैंड साइड में ले जाके इस फॉर्म में निकालनी है, क्या, जन इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन निकाल ली। फिर क्या करना है, अब क्या करेंगे, जो आई है इसको किससे कंपेयर करेंगे, इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से ए एच और बी की वैल्यू निकल जाएगी। कंपेयर करते टाइम यहाँ पर दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ -6/8, और यहाँ क्या है 2h, तो 2h इज इक्वल टू -6/8, तो h की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ एक्सिस आर गिवन बाय दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने बताया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर स्क्वायर में होती है, यहाँ वैल्यूज़ पुट करोगे ये इसमें आ जाएगी। या तो आप आर स्क्वायर में सोल्व कर सकते हो तो कर लो, वरना थोड़ी देर के लिए आर स्क्वायर को एक्स रख लो, आर स्क्वायर की जगह आप एक्स पुट करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको आपको सोल्व करना आता है, एक्स की 2 वैल्यू निकाल लोगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लो या फैक्टराइजेशन मेथड से, एक्स की 2 वैल्यूज आएगी। अब x को आपने आर स्क्वायर माना था, बाद में वापस जैसे ये वाली x की 2 वैल्यू ये आई है 1 और 4, इसको सोल्व करोगे ना, ये दोनों वैल्यू आएगी, इसको वापस से आर स्क्वायर रख दो। अगर इसमें सोल्व नहीं कर सकते तो थोड़ी देर के लिए आर स्क्वायर को x रख लो, ठीक है। उसके बाद ये 2 वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो नेचर क्या होगा कॉनिक का, इलिप्स। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में होता है नेचर यहाँ से पता तो लग रहा है, फिर हमने नेचर शुरू में क्यों निकाला, इसलिए क्योंकि इलिप्स और हाइपरबोला में सिमिलर काम होता है, पैराबोला में थोड़ा अलग से होता है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें तो नहीं पता ना ये हाइपरबोला का या इलिप्स का है किसका है, तो पहले नेचर निकाल लोगे तो काम की शुरुआत हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो नेचर पहले निकालना जरूरी है। अब इसमें से बड़ी वाली कौन सी वैल्यू है, 4, तो 4 को क्या मान लेंगे, r1 स्क्वायर, छोटी वाली को r2 स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी 2r1, लेंथ ऑफ माइनर, अच्छा r1 स्क्वायर अगर 4 है तो r1 की वैल्यू क्या आती है +-2, तो इसमें से हम +2 वाली क्यों ले, नेगेटिव क्यों ना ले, क्योंकि लेंथ, किसी की भी लेंथ जो होती है वो नॉन नेगेटिव होती है, मतलब लेंथ इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब या तो 0 होती है या पॉजिटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव वाली वैल्यू को मैंने यूज़ करा है। तो r1 की +-2 2 वैल्यू आई थी ना, तो मैंने प्लस वाली वैल्यू ली है, ऐसे ही r2 वाली, क्योंकि हम लेंथ फाइंड आउट कर रहे थे। फिर क्या है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की इक्वेशन ये बताई थी आपको, r1 स्क्वायर यूज़ करेंगे क्योंकि r1 स्क्वायर बड़ा है यहाँ पर, तो ये वैल्यू यूज़ करके इसको पुट करके ये आपकी इक्वेशन आएगी कैपिटल एक्स वाई में। कैपिटल एक्स को ये रखना है, कैपिटल वाई को ये, स्मॉल x1 y1 क्या है, सेंटर कॉनिक के जो आपने फाइंड आउट किए थे वो पुट कर देना। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। फिर है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, r2 स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन है माइनर एक्सिस की, ऐसे ही निकलेगी, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू वही रखनी है जो ऊपर रखी थी, ये आ जाएगी आपकी। उसके बाद है इसेंट्रिसिटी, ये फॉर्मूला होता है चाहे हाइपरबोला हो या इलिप्स हो, ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। तो बस ये किस कंडीशन पे बेस था कि r1 स्क्वायर जो है वो बड़ा वाला जो वैल्यू आती है उसको r1 स्क्वायर लेना है, वो आपने ले ही रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसेंट्रिसिटी। फिर क्या है, थीटा इज द एंगल दैट मेजर एक्सिस मेक्स विद एक्स एक्सिस, क्योंकि इलिप्स का केस है तो मेजर एक्सिस का एंगल लेंगे हम, अगर हाइपरबोला होता तो हम ट्रांसवर्स एक्सिस लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेजर एक्सिस जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाती है वो एंगल हमने थीटा ले लिया,
मेजर एक्सिस मैंने यहाँ लिख ली, ये जो आपने ऊपर फाइंड आउट की थी ये मेजर एक्सिस, ये मैंने यहाँ पर लिख ली ये। फिर स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू tan थीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पुट करके 1 आएगी वैल्यू, ये इक्वल का साइन है, 1/1 लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से दो तरीके, एक तो ऐसे कि tan थीटा अगर 1 होता है तो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो cos थीटा और sin थीटा निकाल सकते हो, क्योंकि cos 45 भी 1/√2 होता है, sin 45 भी ये होता है। लेकिन दूसरा तरीका मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, दूसरा क्यों, क्योंकि कई क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू नहीं आ पाती जिसका हमें थीटा का डायरेक्टली पता लग जाए, तो हम इसको इस वाले से यूज़ करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, इसमें जो p/b क्या है tan थीटा। अब tan थीटा क्या है 1/1 आपका, 1 मतलब 1/1, तो p की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो h की क्या आ जाएगी, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके h की वैल्यू ये आ जाएगी √2, ठीक है। उसके बाद h की भी आ गई, p की भी आ गई, b की भी आ गई, तो यहाँ से sin थीटा की निकाल सकते हो, sin थीटा क्या होगा p/h, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ से। ऐसे ही cos थीटा भी लिख दिया, क्योंकि इसका यहाँ यूज़ होगा। अब ये वाला, ये भी बताया था मैंने निकालना, ये sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू रखो, ये आ जाएगा। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होती है, पुट कर देना आप कैपिटल X की जगह ये, कैपिटल Y की जगह ये, फिर लेटेस्ट रेक्टम। एक्सरसाइज 1.3, इसका कॉन्सेप्ट पैराबोला है। इसको समझने से पहले कि हमें इसमें करना क्या है, इसको समझने से पहले हम पैराबोला की कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि पैराबोला एक्चुअल में होता क्या है, इसमें क्या होता है, ठीक है। ऐसा करने से जब हम इस एक्सरसाइज में काम करेंगे तो हमारा बहुत सा काम रिड्यूस हो जाएगा, काम कम हो जाएगा, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होंगे जो हमें याद नहीं करने पड़ेंगे अगर हम इसको समझ लेते हैं तो, ठीक है। तो देखो पैराबोला की डेफिनेशन, व्हाट इज पैराबोला। पैराबोला इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दस पॉइंट इन द प्लेन। पैराबोला प्लेन के अंदर उन पॉइंट्स का कलेक्शन है। मतलब आप क्या करो, प्लेन में जाओ, उन पॉइंट्स को इकट्ठा करो प्लेन में जाके जिनका एक फिक्स पॉइंट मैंने ये ले लिया, ये रहा फिक्स पॉइंट, ठीक है, और एक फिक्स लाइन ले ली जिनका इस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से सेम डिस्टेंस हो। तो पैराबोला इज द कलेक्शन, ये सारे पॉइंट्स ये जो दिख रहे हैं ना, इन सब पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो पैराबोला इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे जो किससे, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिक्स पॉइंट लेंगे, एक फिक्स लाइन लेंगे, और अब क्या करेंगे, प्लेन में उन पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेंगे, उन पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेंगे जिनका इस पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से सेम डिस्टेंस हो। मतलब देखो मैंने ये इकट्ठा करा, उन पॉइंट्स को इकट्ठा करा, आप ये वाला, तो ये वाली शेप बन गई, मैं क्या करूँ, ये शेप बन गई। तो मैंने तो उन पॉइंट्स को इकट्ठा करा था प्लेन में जिनका इस पॉइंट से, इस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से सेम डिस्टेंस था, ठीक है। अब वो एक शेप में बन गया तो उस शेप को हमने पैराबोला नाम दे दिया। जैसे कि मेरा बताने का मतलब ये है, हमने एक फिक्स पॉइंट लिया, एक फिक्स लाइन लिया, तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये इन पॉइंट्स को मैंने इकट्ठा किया, ये वो पॉइंट्स है जिनका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस सेम है। मतलब जैसे मान लो ये पॉइंट है, इसका इससे ये डिस्टेंस होगा, है ना, इसका नाम रख दो आप C, इसका नाम रख दो M, तो डिस्टेंस MC आप निकाल लोगे। दो पॉइंट दिए होते तो M और C के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और इस पॉइंट का ही इस लाइन से डिस्टेंस ये होगा, ये वाला, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P। तो पैराबोला, अगर ये पॉइंट वो पॉइंट है जो पैराबोला बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब उन कलेक्शन है पॉइंट्स, वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स में से ये पॉइंट है, तो मैं कह रही हूँ MC इज इक्वल टू PM, MC इज इक्वल टू PM। तो पैराबोला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन, इन सब पॉइंट्स का कलेक्शन है, विच आर इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे, किससे, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, दिस इज द फिक्स पॉइंट, एंड फ्रॉम ए फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से सेम डिस्टेंस पे। तो PM इज इक्वल टू MC। ये और कोई पॉइंट ले लो आप, ये इसका ले लो, इसका इससे जो डिस्टेंस होगा ना C से, इस पॉइंट का इस लाइन से उतना ही डिस्टेंस होगा। तो ये वो सारे पॉइंट्स है जिनका इस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैराबोला। अच्छा, कई बार आप लोग कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की जगह लोकस ऑफ पॉइंट्स पढ़ लेते हो। लोकस क्या होता है, ये जो पॉइंट्स है ना, कलेक्शन, ये पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, इनको जोड़ दो, इनको ज्वाइन कर दो, ये लोकस बन जाएगा। लोकस का मतलब होता है पाथ, कि भाई आप जो पॉइंट्स का कलेक्शन ले रहे हो वो कौन से पाथ को कवर कर रहा है। मैंने यहाँ पॉइंट्स का कलेक्शन लिया, वो किस पाथ को कवर कर रहा है, इनको ज्वाइन कर दो आप, इस पाथ को, इसको बोलते हैं पैराबोला। लोकस मतलब होता है पाथ। तो पैराबोला को हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल दस पॉइंट्स, या आप बोल सकते हो लोकस ऑफ ऑल दस पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन। अब ये फिक्स पॉइंट, जो ये फिक्स पॉइंट है, इसको बोलते हैं फोकस, फोकस ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये फिक्स लाइन है, इसको बोलते हैं
डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। अब ये फोकस है, फोकस में से एक लाइन हम पास कर देते हैं, ये वाली लाइन, ये, तो इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस। तो क्या होगी एक्सिस? ए लाइन, एक ऐसी लाइन जो फोकस में से तो पास होती हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और जिसके अबाउट ये जो डायग्राम आपने देख रहे हो ना, ये पैराबोला, ये सिमेट्रिकल हो। तो ऐसी लाइन जो फोकस से पास होती हो, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और जिसके अबाउट ये शेप सिमेट्रिकल हो, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी को एक्स एक्सिस ले लेते हैं हम, और यहाँ पर वाई एक्सिस, ये पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पर पैराबोला और एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये एक्सिस थी और ये क्या है, पैराबोला। ऐसा पॉइंट जहाँ पैराबोला और एक्सिस इंटरसेक्ट करे, उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो दिस इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसी को हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं। अब यहाँ वाई एक्सिस लेनी है हमें, तो वाई एक्सिस हम यहीं से ले लेते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, जरूरी नहीं हमेशा यहीं हो। ये वाई एक्सिस ले ली हमने, यहाँ से पास होती है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ओरिजिन। आपने टेंजेंट पढ़ा है, टेंजेंट टू द कर्व। तो जो ये वाली लाइन है, ये इस कर्व के ऊपर टेंजेंट नहीं हो गई, टेंजेंट किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इस लाइन को टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पर आपका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पे है ना। जरूरी नहीं है हर पैराबोला में वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, कहीं और भी हो सकता है, लेकिन ये डायग्राम क्या है, सिंप्लिसिटी के लिए सबसे बेस्ट रहता है, समझने के लिए, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट था हमारा, ये फिक्स पॉइंट था ना, डेफिनेशन में बताया था फिक्स पॉइंट है, तो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना ओरिजिन से। ये डिस्टेंस हमें पता होगा क्योंकि फिक्स पॉइंट है। तो भाई मान लो ये ओरिजिन से इस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस हो गया हमारा ए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये भी ए होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है हमारा पैराबोला के ऊपर, और अभी डेफिनेशन में बताया था पैराबोला के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, क्योंकि पैराबोला बना ही इन्हीं पॉइंट से था। किन पॉइंट से? जिनका इससे डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस सेम हो। तो ये इस पॉइंट का इस वाले से डिस्टेंस, इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस सेम होगा। तो ये है ए है, तो ये वाला डिस्टेंस भी ए होगा, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं तो, जहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स इसको एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये नहीं हो जाएंगे, -a और 0, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a और 0, ठीक है भाई। अब एक चीज़ और, ऐसी लाइन, एक लाइन बनाओ यहाँ से जो फोकस से पास हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन, a line which passes through the focus and perpendicular to the axis of parabola is called latus rectum, ठीक है। ये लाइन जो कि फोकस से पास हो रही है और एक्सिस जो पैराबोला की है उसके परपेंडिकुलर, इस लाइन को बोलते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ठीक है, ठीक है। ये पैराबोला कौन सा, इसकी इक्वेशन क्या है, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये भी मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, वरना इसका प्रूफ भी दे सकती हूँ कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। ऑब्वियसली पैराबोला की डेफिनेशन से ही आई है, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट पैराबोला, वेयर 4a क्या है, 4a इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जो ये लेटस रेक्टम ये बनाई है ना आपने लाइन, इसकी जो ये लेंथ है, इसकी लेंथ होती है 4a, ठीक है। अच्छा देखो, अब आपके क्या काम आएगा ये, अब आपसे पूछेगा एक्सिस बताओ भाई, इस पैराबोला की जो एक्सिस है ना उसकी इक्वेशन बताओ, ठीक है। पैराबोला की एक्सिस कौन सी है, ये वाली, ये एक्सिस है ना। अच्छा, कौन सी एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। आप हम क्या करेंगे 1.3 में क्या करेंगे, जो इक्वेशन देगा ना वो कोनिक की, वो हम चेक कर लेंगे, पैराबोला मिलेगी, फिर उसको है ना इस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। इस फॉर्म में लाने के बाद वो आपसे पूछेगा एक्सिस की इक्वेशन बताओ। एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी यहाँ से, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y आपका इस फॉर्म में मिलेगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा, उसका होल स्क्वायर मिलेगा, तो आप अंदर वाला उठा के उसको 0 रख देना, तो आपकी क्या आ जाएगी, एक्सिस की इक्वेशन। हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। दूसरा आपसे पूछेगा टेंजेंट, टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन ही तो होती है ना, तो ये पूछेगा टेंजेंट एट द वर्टेक्स वाली जो लाइन है ना उसकी इक्वेशन बताओ। टेंजेंट एट द वर्टेक्स वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन बताओ, क्योंकि मेरे को दोबारा लाइन बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंजेंट खुद ही लाइन होती है, ठीक है। तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स कौन सी है, ये लाइन हमने ली थी कहाँ पर, y एक्सिस पे,
तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में जो आपका आएगा ना, उसमें जो ये वाला आएगा कांस्टेंट के अलावा उसको 0 रख देना, तो आपका आ जाएगा टेंजेंट एट द वर्टेक्स। इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लेटस रेक्टम की लेंथ पूछेगा, आपका जो ये कोफिशिएंट आएगा x का, वो आप लेटस रेक्टम की लेंथ बता दोगे, ठीक है। अब आपसे पूछेगा लेटस रेक्टम की इक्वेशन बताओ भाई, क्या होगी। लेटस रेक्टम की लाइन कौन सी है, ये, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ये लाइन ऐसी है जो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी लेटस रेक्टम की इक्वेशन ये नहीं हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर जो आपका x आएगा वो तो ये x हो जाएगा। a कहाँ से आएगा, जो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा ना x का कोफिशिएंट, उसको हम 4a के इक्वल रख के वहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये किसकी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन। फिर पूछेगा इक्वेशन बताओ भाई डायरेक्ट्रिक्स की, डायरेक्ट्रिक्स कौन सी, ये वाली लाइन, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -a और 0, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -a। ये किसकी इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स की। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस वाली लाइन की, इसकी, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा, ये पूछेगा भाई फोकस बताओ क्या है। फोकस क्या है, देखो आप, फोकस किस किस लाइन का इंटरसेक्शन है, एक तो इसका एक्सिस का और एक किसका, लेटस रेक्टम। तो फोकस इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, कौन सी लाइन, एक एक्सिस और एक लेटस रेक्टम की इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, जो एक्सिस की इक्वेशन आएगी ना और लेटस रेक्टम की इक्वेशन, दो इक्वेशन आएगी आपकी, एक एक्सिस की एक लेटस रेक्टम की, दोनों को सोल्व कर लेना सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से। तो उनका क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, फोकस। तो फोकस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सिस वाली लाइन, जो एक्सिस आपकी आएगी उसका यूज करेंगे उस इक्वेशन का, और दूसरी इक्वेशन लेटस रेक्टम की इक्वेशन, दोनों को सोल्व करके हमें फोकस मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमें निकालना है क्या, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, एक तो एक्सिस और एक टेंजेंट एट द वर्टेक्स, इन दोनों का इंटरसेक्शन, एक तो एक्सिस का और एक टेंजेंट एट द वर्टेक्स का। जो आपकी दो लाइन आएगी, एक तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स की इक्वेशन आएगी, एक एक्सिस की, इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सोल्व कर लेना आप, एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, वो किसके कोऑर्डिनेट आएंगे, वर्टेक्स के। तो भाई ये आपका कॉन्सेप्ट है, अगर ये अच्छे से समझ में आ जाता है आप लोगों को तो 1.3 में थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये समझने में आपको